क्लास 11th की फ़िज़िक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि फ़िज़िक्स है क्या, कितने टाइप की होती है और आने वाले 2 सालों में मतलब कि 11th और 12th में आपको फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या-क्या है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं आखिर फ़िज़िक्स है क्या। तो हमारे नेचर के अंदर मतलब प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, दिन रात का होना, सूरज का उगना या हमारी पृथ्वी का घूमना, या फिर मैं जो बोल पा रहा हूँ आप वो सुन पा रहे हो, ठीक है, आप ये डिस्प्ले देख पा रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो, कलर का दिखना, इन सारी चीज़ों की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में की जाती है, मतलब कि विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है, मतलब कि फिजिक्स कहलाती है। मतलब ये है कि जिसके अंदर हम जितनी भी हमारी नेचर के अंदर घटनाएं हो रही है उनका अध्ययन करेंगे, उस ब्रांच को मतलब साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि दिन रात का होना, सूरज का उगना, कार का चलना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो गया, हमारे चांद का हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना हो गया, रॉकेट का उड़ना हो गया, या फिर पानी का बहना हो गया। जैसे कि इंद्रधनुष बन जाता है तो क्यों बनता है, इन सब चीज़ों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद देखिए, फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, मतलब जितने भी नियम बनाए जाएंगे, वो 2 बेसिक नियमों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। क्या है वो नियम, पहला जो है वो है एकीकरण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफिकेशन। और जो दूसरा लॉ है वो क्या है, न्यूनीकरण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो आइए अब बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। आइए अब बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपलों के बारे में। पहला प्रिंसिपल क्या है, एकीकरण। एकीकरण क्या होता है, जैसे कि फिजिक्स के अंदर हम कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं या फिर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को कम से कम नियमों से समझ जाएं, मतलब कि कम से कम नियमों से समझें, या फिर एक ही नियम के द्वारा सारी घटनाओं को हम समझ सकें। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है। इसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। तो देखिए, जैसे सेब का गिरना हो गया, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति करना हो गया, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति हो गई, या फिर पेंडुलम की गति हो गई। अगर हम ये सोचें कि इस सेब के गिरने के लिए अलग नियम बनाया जाए, चंद्रमा की गति के लिए अलग नियम बनाया जाए, और सूर्य की गति के लिए अलग नियम बनाया जाता है, या फिर पेंडुलम की गति के लिए भी अलग नियम बनाया जाए, तो फिजिक्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब कि फिजिक्स को समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारी ये कोशिश रहती है कि इन सारी चीज़ों को हम एक ही नियम से समझ सकें, और ऐसा हमने किया भी। जैसे कि इन सारे ही घटनाओं को हम किससे समझ सकते हैं, सिर्फ एक ही नियम से समझ सकते हैं, और वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की सहायता से हम सेब के गिरने को भी समझ सकते हैं, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति को भी समझ सकते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को समझ सकते हैं, और पेंडुलम की गति को भी समझ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझी जा सकती हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक नियम कहलाता है, सार्वत्रिक नियम। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, ये नियम हर जगह एप्लीकेबल होता है, मतलब कि हर जगह लागू होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक, तो देखो कहाँ एक छोटे से सेब के गिरने की बात हो रही है, और कहाँ सूर्य और चंद्रमाओं की बात हो रही है, कितने बड़े बड़े पिंडों की बात हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम छोटे से लेके बड़ी बड़ी घटनाओं को भी किसकी मदद से समझ पा रहे हैं, केवल एक ही नियम से समझ पा रहे हैं, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ और देखो आप, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहाँ नहीं लगता, लगभग हर जगह लगता है। जहाँ भी एनर्जी की बात की जाएगी वहाँ पे क्या लगेगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। जैसे कि इसी पर कुछ नियम और बेस हैं, जैसे कि हमारा होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम
नियम। ये भी किस पे बेस है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। दूसरा हो गया हमारा बर्नौली फर्मा, ये भी हमारी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही बेस है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर किरचॉफ के द्वितीय नियम की, ठीक है, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ भी किस पे बेस है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही बेस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास आपने दो ऊर्जाएं तो पढ़ी होंगी, एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। अगर हम बोले स्थितिज ऊर्जा संरक्षण करनी है या फिर गतिज ऊर्जा संरक्षण करनी है, तो इसको अलग अलग बोलने से कोई फायदा नहीं है। हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सिर्फ एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बना दिया गया और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी, जहाँ भी एनर्जी की बात की जाएगी, उन सभी को हम किससे समझ सकते हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से समझ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं न्यूनीकरण की। तो इससे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, मैंने उसे v वेग से इधर की साइड फेंका, ठीक, यहाँ पर एक दीवार है, हाँ, यहाँ पर क्या है? एक दीवार है, बॉल आई इस दीवार से टकराई, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से गति करती है, और यहाँ पर एक मेज़ रखा हुआ है, उस मेज़ से टकराती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक मेज़ है, उस मेज़ से टकराती है, और उसके बाद ये यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आती है, यहाँ पर एक खिलौने की कार रखी गई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? खिलौने वाली कार है, ये जाकर उससे टकराती है, ठीक है, और कार कुछ दूरी आगे चलती है। मान लीजिए कार की नई स्थिति क्या आ जाती है, वो यहाँ पर कार पहुँच जाती है, ठीक, इस जगह कार पहुँच गई। तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी याद कीजिए, मतलब बॉल जब कार से टकराई तो कार ने कितनी दूरी तय की, तो आप उसे याद कीजिए। तो आप अगर इस पूरे फिनोमिना को, मतलब पूरी घटना को अगर एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे कि पहले बॉल बी वेग से, पहले क्या हुआ, गेंद जो थी वो बी वेग से मान लेंगे कि यहाँ पर आकर टकराई, यहाँ टकराएगी तो फिर क्या होगा, मोमेंटम का चेंज होगा, यहाँ टकराने से क्या होगा, संवेग परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन के कारण यहाँ से अब इसका वेग, बॉल का वेग अलग हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इससे टकराएगी, फिर से संवेग परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ भी टक्कर होगी, ठीक है। उसके बाद जाकर ये कार से टकराएगी और फिर कार आगे बढ़ेगी। फिर हमें पता होना चाहिए कार का द्रव्यमान कितना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया और चौथा ये आ गया। तो हमने इन्हें 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इन सब का अध्ययन करेंगे, मतलब कि इनकी स्टडी करेंगे और फाइनली हम इस एक्स को ज्ञात कर लेंगे। यही क्या कहलाता है, इसका न्यूनीकरण कहलाता है, ठीक। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी, इसको हमने क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व किया और हम कहाँ पहुँच गए, अपने आंसर तक पहुँच गए। तो यही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है, ठीक। तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है कि फिजिक्स में बहुत बड़ी और जटिल, मतलब जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, प्राकृतिक घटनाओं को एक साथ समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इस पूरे को एक साथ समझते तो ये बहुत ज़्यादा कठिन था, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हें समझने के लिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, और उसके बाद इनका चरणबद्ध तरीके से, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इनका किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, मतलब कि स्टडी करेंगे हम इसकी, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप जब इनकी स्टडी की जाएगी तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण घटना को आसानी से समझ जाएंगे। तो पूरी ही घटना को हम आसानी से समझ सकते हैं और यही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। आइए अब फिजिक्स के वर्गीकरण को देखते हैं। तो फिजिक्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम पदार्थ के मैक्रोस्कोपिक गुणों की बात करते हैं, मतलब कि स्थूल गुणों की बात करते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में हम पदार्थ के माइक्रोस्कोपिक गुणों की बात करते हैं, मतलब कि सूक्ष्म गुणों की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स पुरानी फिजिक्स है और ये जो है ये नई फिजिक्स है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक। इसके अंदर हम परमाणुओं की बात करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, प्रोटॉनों की बात होगी और इन सब चीज़ों की बात होगी, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात की जाती है जो परमाणु के अंदर है, ठीक है। प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, तो इन सब की बात किस में की जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। और ये जो है हमारा इंटर का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमें 12th में पढ़ना है। बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। क्लासिकल फिजिक्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मैकेनिक्स, मतलब कि यांत्रिकी, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि ऊष्मागतिकी, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि वैद्युतिकी,
और लास्ट है ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाश वाले चैप्टर, जैसे कि हमने प्रकाश की पढ़ा था 10th में वैसे। तो ये दोनों यांत्रिकी और उष्मागतिकी हमें पढ़ना है 11th में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स है इसको हमें कहाँ पढ़ना है, 12th में, ठीक। तो ये 12th का सिलेबस है और ये है 11th का सिलेबस। मैकेनिक्स के अंदर हम बात करें, अगर यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या किस चीज़ों की बात होती है। तो इसमें बात होगी गति की, ठीक। जैसे गति के आपने नियम पढ़े थे 9th में, तो यहाँ गति के नियम हो जाएंगे, गति के नियमों की बात होगी, गति के नियम, न्यूटन के नियमों की बात होगी, ठीक। ग्रहों की गति की बात होगी, द्रव के प्रवाह की बात होगी, ध्वनि की बात होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी के अंदर हम बात करेंगे ऊष्मा की गति, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, ताप की बात करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर की, ऊष्मा की गति के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा की गति कि उसकी गति कैसे होती है, ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम ऊष्मागतिकी के नियम देखेंगे, के नियम, ठीक है। और इंजन की बात करेंगे कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, तो ये सब हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना होता है आवेशों के बारे में, विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में, संधारित्र के बारे में, और ऐसे ही और भी चीज़ें हमें 12th के अंदर पढ़नी होगी। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो इसमें हम बात करते हैं प्रकाश की, परावर्तन अपवर्तन की, इसमें लेंस की बात की जाती है, दर्पण की बात की जाती है, ठीक। ऐसे ही दूरदर्शी, मतलब तो इन सब चीज़ों की बात की जाती है ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये सिलेबस है आपका 12th का और ये सिलेबस है आपका 11th का। तो जैसे आप एक तरह से और समझ सकते हो, जो चीज़ें आपने 10th में पढ़ी थी वो आपको कहाँ पढ़नी है, 12th के अंदर पढ़नी है। और जो चीज़ें आप 9th में पढ़ के आए थे, जैसे कि ध्वनि वनि सब, आप गति वगैरह सब इसमें पढ़ के आए थे, 9th में पढ़ के आए थे ऊर्जाओं के बारे में, तो ये सब हमें कब पढ़ना है, 11th के अंदर पढ़ना है। तो जो हमने 9th में फिजिक्स में पढ़ा था उसी का विस्तृत रूप क्या है, 11th है, और जो हमने 10th में पढ़ा था उसी को और एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया है, 12th बना दिया गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रकृति में उपस्थित 4 मूल बलों के बारे में। तो देखिए प्रश्न है हमारा, प्रकृति में कितने प्रकार के मूल बल होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो देखिए प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, ठीक। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल, दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो देखो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं जिनके पास द्रव्यमान हो, मतलब कि उनके पास वेट हो, मास हो, ठीक है, तो उनके बीच में एक बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक। और ये आप 9th में पढ़ के आ चुके हो। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक। तथा यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपके पास 2 पिंड दे रखे हैं, ठीक, पहला और यह है दूसरा पिंड, 2 पिंड दे रखे हैं, पहले का द्रव्यमान आपके पास m1 है और दूसरे का द्रव्यमान कितना दे रखा है, m2 दे रखा है, और साथ ही इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, r है, ठीक। तो ये नियम ये कहता है, और ये बल उस के बराबर होगा, मतलब कि मान लो अगर यहाँ पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हुआ, तो जो F है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब कि m1 गुणा m2, इनके क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि इनके बीच की जो दूरी होगी, मतलब कि r, उस r के वर्ग के, मतलब स्क्वायर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि 1/, के प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती को हम कैसे लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं, ठीक है। तो f क्या होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम f को ऐसे लिख सकते हैं कि f जो है किस पे निर्भर करेगा, m1 और m2 की गुणा पे,
ठीक, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई पे और किसके डिवाइड पे, आर स्क्वायर के डिवाइड पे, ठीक। तो दोनों को हमने कंबाइंड रूप में ऐसे लिख दिया। अब फिजिक्स के अंदर एक चीज़ याद रखना आप, जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे और उसकी जगह इक्वल लगाओगे, जैसे कि अगर मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, मतलब समानुपाती के साइन को अगर हटा के मैं इक्वल का साइन लगाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो जो गुरुत्वाकर्षण का कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा कैपिटल जी, ठीक। तो यहाँ पे एक जी नया वेरिएबल कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 गुणा m2 और बटे में आर स्क्वायर। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो ये टोटल क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। अब बात करते हैं कि ये जी क्या है। तो जो यहाँ पे जी है इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक। तो ये कांस्टेंट है जो कि क्या है, सार्वत्रिक है, मतलब कि यूनिवर्सल है। ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ इस कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होगा। और इस कैपिटल जी का जो मान होता है वो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये इसका मान होता है। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो देखो जब यहाँ से हम जी को निकालेंगे, यहाँ छोटा सा समझ लेते हैं कि अगर हमने यहाँ से जी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि एफ के गुणा में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, और बटे में क्या जाएंगे दोनों, m1 और m2, ठीक है। तो इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो दूरी है हम किस में नापेंगे, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में m1 और m2 दोनों के दोनों क्या है, द्रव्यमान है, ठीक। कि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, kg में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे kg का स्क्वायर, एक द्रव्यमान kg इसका आएगा, एक kg इसका आएगा, तो kg का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मात्रक आया। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। और ये ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ जी का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें नोट करने लायक है, कि मतलब हमें नोट वो करना चाहिए, ठीक। तो नोट में आप लिख लीजिए यहाँ पे कि जो ये फोर्स है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का बल है, वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब कि लंबी दूरियों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है, लंबी दूरियों के लिए। तो ये बल किसके लिए है, लंबी दूरियों के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रकृति में उपस्थित सबसे कमज़ोर बल है, मतलब कि सबसे दुर्बल बल है। तो क्या है ये, सबसे दुर्बल बल, ठीक। तो ये क्या है, सबसे दुर्बल बल है। कैसे, तो देखो ये पेन जो है अभी इस समय किसके संपर्क में है, पृथ्वी के संपर्क में एक तरह से। तो इस पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो देखो इस पेन को मैं आसानी से उठा सकता हूँ, ठीक। हम इसे आसानी से उठा सकते हैं ना, मतलब कि हमने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ दिया, और बहुत आसानी से तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करनी पड़ी। तो ये क्या है, बहुत ही आसानी से हमने तोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स है। तो ये क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब प्रकृति में उपस्थित सबसे ही ज़्यादा ये क्या होगा, कमज़ोर बल होगा, ठीक है। तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है, यही बल है, ठीक। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। तो देखो विद्युत चुंबकीय बलों को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बल जो होते हैं आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, और आवेश दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आवेश स्थिर हो सकते हैं या फिर आवेश गतिमान हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार में अलग अलग गुण ये दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर हम बात करें कि दो बिंदु आवेश हैं और दोनों के दोनों क्या है, स्थिर है, तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसको हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो अगर धनावेश और ऋणावेश की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, अगर ये दोनों स्थिर हैं तो, ठीक है। और अगर दोनों ही धनावेशित हैं तब उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव और दूसरा वाला भी नेगेटिव, तब भी उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल ही लगेगा। तो देखिए अगर दो आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। और अगर दोनों भी सेम प्रकार के हैं, मतलब एक ही प्रकृति है दोनों की, तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और यहाँ भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण ही लगेगा। तो देखिए जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो दोनों प्रकार का होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। जो हमने अभी गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ा था वो केवल आकर्षण का होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आगे की।
अगर मान लीजिए ये आवेश अगर गतिमान हो तब क्या होगा, जब भी आवेश गतिमान होंगे तो उनके कारण क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी, और उस धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होगा, एक बल लगेगा चालक के ऊपर, जिसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर किसी चालक में धारा इस साइड को प्रवाहित हो रही है तो इस पे लगने वाला जो इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किधर साइड होता है, इसके लंबवत होता है। ठीक है, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 का। तो हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हों, तो ये तर्जनी वाली उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दिखा रही है, तो अंगूठा जो होगा उस पर लगने वाले बल को दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर धारा की दिशा ये है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, इन दोनों के लंबवत होगी, और किधर की साइड होगी, वो ऊपर की साइड होगी। तो ये भी परस्पर क्या होते हैं, सब लंबवत होते हैं आपस में। तो ये इस पर एक बल लगता है, इस बल को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। और दोनों ही बल, ये दोनों ही बल किसके कारण उत्पन्न हुए, आवेशों के कारण उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यह बल दो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे कि ये हालत है, जब भी आवेश स्थिर होंगे तो क्या लगेगा, उनके बीच में एक स्थिर वैद्युत बल लगेगा, जो कैसा होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। ठीक है, जबकि जब आवेश गतिमान होते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखो, जब आवेश गतिमान होंगे तो उनके कारण धारा उत्पन्न होगी, और धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार एक बल लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक, तो इसके कारण एक बल लगा जिसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इसके लंबवत होगी। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ये दोनों बल किसके कारण उत्पन्न होते हैं, आवेशों के कारण, इसलिए इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये बल भी क्या है, लंबी दूरियों के ले सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, ये प्रकृति में उपस्थित दूसरा सबसे प्रबल बल है। ठीक है, तो प्रकृति में दूसरा सबसे प्रबल बल कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल है। ठीक है, और ये क्या है, लंबी दूरियों के लिए सत्य है, मतलब कि इस अगर दूरी ज़्यादा है तब भी ये बल लगेगा। ऐसा नहीं है कि दूरी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये बल नहीं लगेगा। हाँ, तो ये था विद्युत चुंबकीय बल। अब बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की। तो प्रबल नाभिकीय बल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो आइए इससे पहले एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक, और इसके चारों ओर क्या होती हैं, विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, इन सब में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर से गति करते हैं। और नाभिक के अंदर हमको बताया कि क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक बात देखो कि जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, अनावेशित होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक चीज़ यहाँ से सोचो कि अगर प्रोटॉन धनावेशित है और ये अनावेशित है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि प्लस प्लस के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगेगा, मतलब कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो मान लो ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, प्रतिकर्षित करनी चाहिए। और जब ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को तो नाभिक बड़ा हो जाना चाहिए या फिर नाभिक टूट जाना चाहिए। ऐसा ही तो होगा कि एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, तो नाभिक क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। ठीक, तो वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, नाभिक अपनी जगह पे ही रहता है, उसका साइज चेंज नहीं होता है। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक, तो ये देखा गया है स्टडी में कि नाभिक के अंदर एक फोर्स पाया जाता है जो क्या करता है, इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इनको बांध कर रखेगा। इसी बल को क्या कहा जाता है, प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये सबसे ही प्रबल बल है प्रकृति में उपस्थित, सबसे प्रबल बल जो है वो क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, अब देखो जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है।
ठीक है, नाभिक के अंदर की बात हो रही है, नाभिक के बाहर नहीं, ठीक है। तो नाभिक के अंदर क्या होगा, प्रोटोनों और प्रोटोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगता है, आकर्षण का बल ही लगता है, ठीक है। इसी को प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ से यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, ठीक है। जिनमें प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, अनावेशित होते हैं। वह बल जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नोट करने वाली चीज़ें देखो, इसमें हमें क्या नोट करना है कि ये जो बल है ये सिर्फ नाभिकीय दूरी तक ही सीमित है, मतलब कि नाभिक की त्रिज्या जितनी है उतनी दूरी तक ही ये सीमित रहेगा। तो नाभिक की त्रिज्या होती है हमारी कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। मतलब यह है कि 1 लिखो, उसके नीचे 1 लगा के 15 बार 0 बढ़ा दो और उससे से भाग कर दो, तो ये क्या मिलेगा हमें, 10⁻⁻15 मीटर, उतनी दूरी, ठीक। तो बहुत ही छोटी दूरी के लिए ये है, तो ये कैसा फोर्स है, छोटी दूरियों के लिए है, छोटी दूरी के लिए, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी दूरियों के लिए काम करेगा, हाँ। और ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो सबसे प्रबल बल, ठीक। तो ये क्या है, सबसे प्रबल बल है, ठीक। और अगर यहाँ बात की जाए कि ये नाभिक में जो प्रोटॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल होगा, तो वो बल जो है वो नाभिकीय बल नहीं कहलाएगा, वो प्रबल नाभिकीय बल नहीं कहलाएगा। इसकी दूरी कितनी होगी, बस इस नाभिक तक ही सीमित रहेगी, ठीक है। तो इस नाभिक के अंदर जो बल लगेगा वही क्या बल है, प्रबल नाभिकीय बल है। अब बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल की। तो दुर्बल नाभिकीय बल इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा वो क्या करता है, अगर उसमें से बीटा एमिशन हो रहा है, मतलब कि बीटा क्षय हो रहा है, मतलब उससे बीटा किरणें निकल रही हैं, तो बीटा क्षय में ऐसा होता है, तो बीटा क्षय में क्या होता है कि 2 कण निकलते हैं, 2 प्रकार के कण निकलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो कि आवेशित होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरे प्रकार के होते हैं अनावेशित कण, ठीक है, अनावेशित कण। तो दूसरे क्या होते हैं, अनावेशित कण, ठीक। इन अनावेशित कणों में 2 प्रकार के कण होते हैं, जो दोनों क्या हैं, एक होता है न्यूट्रिनो और दूसरा होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में एक वीक फोर्स लगता है, ठीक। मतलब कि न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में क्या लगता है, एक वीक फोर्स लगता है, वो भी कैसा होता है, आकर्षण का होता है, ठीक है। तो इन बलों को ही क्या कहा जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। इसकी भी रेंज जो है, जो इसकी रेंज होगी, मतलब कि इसकी दूरी जो होगी वो भी क्या होगी, कम दूरी होगी, इसकी कम दूरियों के लिए सत्य है ये, ठीक है। ये 10⁻⁻16 मीटर दूरी तक ही सत्य होगी, ठीक है। मतलब इतने की दूरी पर ही ये क्या लगता है, ये फोर्स लगता है। इससे कम दूरी या इससे ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो ये बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बल होने पर ये बल नहीं लगेगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है, जब किसी रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ से बीटा क्षय, मतलब कि बीटा डीके, मतलब कि बीटा किरणें निकलती हैं, बीटा एमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तथा 2 अनावेशित कण जिन्हें न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित होते हैं, ठीक। वह बल जो इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के मध्य लगता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉनों के बीच में बल लगेगा, या तो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉनों के बीच में बल लगेगा, यही बल क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम तीनों बलों, जो 4 बल हमने पढ़े उनके कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ये हमारा सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आ रहा था वो कौन सा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये था हमारा सबसे बड़ा फोर्स। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक। तो ये कंपेयर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, 1-2 नंबर में लिखने को आ जाता है कि चारों मूल बलों की तुलना कीजिए, ठीक। तो देखो अगर हम इसे 1 मान लें, ठीक, मतलब कि ये एक टाइम है, तो जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होता है, इसका इतना गुना होता है, 10⁻² गुना होता है, ठीक है। और ये बल क्या होगा, ये इसका 10⁻13 गुना होगा। और ये वाला है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो होता है 10⁻38 गुना, ठीक है। तो ये 38 गुना, ये मत सोचना ये ज़्यादा है, ये क्या है, पावर माइनस में दे रखी है, मतलब कि एक को हम 10 के आगे मतलब 1 के आगे 38 जीरो लगाएंगे, तब भाग करेंगे, जो बल मिलेगा उतना बल होगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, इसका 1/10⁻² भाग होगा, और ये कितना हो जाएगा, या तो 1/10⁻, वो सॉरी +13, और ये कितना होगा 1/10⁻38, ठीक है। तो ये है ये, ठीक। तो इतने गुना ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।